हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने बोहर मॉडल फिनिश किया, टर्म स्ट्रक्चर। आज हम लोग उसका आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक्स रेज। ये टॉपिक बोर्ड्स में तो नहीं है, बट जेई एडवांस, जेई मेंस, सारे एग्जाम जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे सब में ये टॉपिक है। सीबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक नहीं दिया है। ओके, तो एक्सरे जैसे आप लोग जनरली भाषा में सुनते ही हैं कि किसी का कहीं फ्रैक्चर हो गया तो वो एक्सरे कराता है ना। तो वही एक्सरे, वही सेम एक्सरे है ये, उसके पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे वो जनरेट होती है, कैसे उसमें हम चेंज ला सकते हैं, कैसे वो फ्रैक्चर होता है तो हम बोन्स का फोटोग्राफी उसका कैसे कराते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट रिवर्स जरा सोचिए तो उसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, लाइट फोटॉन्स गिरते थे और वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते थे। अब इसका उल्टा सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आके किसी सरफेस पे टकराएं और वहां से लाइट निकले, तो यही प्रोसेस है। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एक्स रेज। व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक ए मेटल प्लेट, वहां से लाइट निकलती है जो एक्सरे के रेंज की होती है, और ऐसे यही ओरिजिन ऐसे बनता है, ठीक है। लिखा जाए कि व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स strike a metal target, when highly energetic electrons strike a metal target, electromagnetic waves are generated from the surface, ठीक है। आगे लिखा जाए a large part of this radiation has wavelength of the order of 1 angstrom. 1 angstrom. नियरली, मतलब एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स इतना। and such radiations are known as X-rays. ठीक है। कितना, जो जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाकर टकराते हैं किसी मेटल सरफेस से, तो वहां से ईएम वेव निकलती है, और वो ईएम वेव, सब नहीं, वो ईएम वेव जो जिनका वेवलेंथ किस रेंज का हो, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो, ऐसी हम ईएम वेव्स को एक्सरेज नाम दिए हैं। एक्सरे नाम क्यों पड़ा, एक्चुअली क्या है कि ये जो जिसकी जो ये खोज किया था, उनको साइंटिस्ट का नाम है विलियम रोएंटिजन ने ये खोज करी थी। उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1901 में। नोबेल प्राइज थे इस खोज के लिए। उन्होंने एक्चुअली, वो लोग एक्सरे नहीं खोज रहे थे, वो लोग कैथोड रेज के बारे में पढ़ाई कर रहे थे कि कैथोड रेज भी होता है, उसको हीटिंग करते हैं,
मेटल प्लेट कौन से इलेक्ट्रॉन निकलते, फिर उसको चलाते हैं, फिर कैथोड रेज पढ़ते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी पता चला, वही सब रिसर्च चल रहा था। लेकिन इसके दौरान जब इलेक्ट्रॉन जाकर टकराते थे, इसके दौरान जो स्टडी के दौरान लैब में रखी कुछ फोटोग्राफिक प्लेट्स अफेक्टेड हो जाती थी, जबकि वहाँ पे ऐसा कोई लाइट का एमिशन का प्रोविजन नहीं था। तो उन्होंने कई बार उस चीज़ को रिपीट किया, फोटोग्राफिक प्लेट का पोजीशन चेंज करके देखा, वो किसी से कुछ सॉफ्ट से ढक के देखा, हर हालत में वो फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड हो जाती थी। तो फिर वहाँ से ये निष्कर्ष आया कि इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है इसमें से जरूर कुछ ऐसी रेज, ऐसी वेव्स निकल रही हैं, ऐसी एम वेव्स निकल रही जो हमको विजिबल रेंज में नहीं है, जो दिख नहीं रही हैं, लेकिन वो एनर्जी होने की वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट डाल रही है। सो सिंस देन सच वेव वाज नॉट नोन, सो दे नेम जस्ट अननोन रेज। अननोन रेज मतलब लेट इट बी एक्स होता है ना, हमको अननोन लेट दिस वेलोसिटी बी एक्स, सो दे नेम एक्स रेज एंड वो नाम पड़ गया बाय डिफॉल्ट एक्स रेज, है ना। इसीलिए एक्स रेज को कहा जाने लगा, रोएंटगेन ने खोज करी थी। तो ये तरीका है, यही ओरिजिन है, ऐसे एक्सरे निकलती है। हमारी पढ़ाई अब ये पढ़ने की है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, फिजिक्स जानेंगे उसके पीछे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से टकराएगा ऐसा क्या होता है कि इसको अंदर से ईएम वेव्स निकलती हैं और इस रेंज की होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए स्टडी करने के लिए कैसे होगा, एक अपरेटस बनाया गया। अपरेटस था, उसका नाम था कुलीज ट्यूब। उसमें उन्होंने क्या किया कि पहले एक ही मेटल प्लेट लिया, इस मेटल प्लेट को फिलामेंट से बल्ब जैसा होता है फिलामेंट, हीटर जैसा कॉइल हो गई, उस कॉइल से इसको हम गर्म करेंगे। तो यहाँ होगा ये मेटल प्लेट इस गर्म होने से, तो आपको जानना होगा कि जब भी किसी मेटल सरफेस को गर्म करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। देखिए, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के 3 तरीके हैं। कहता है थर्मली, ऑप्टिकली और इलेक्ट्रिकली। थर्मली मतलब मेटल को गर्म कीजिए, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ऑप्टिकली मतलब लाइट गिराई, सफिशिएंट एनर्जी की लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। और इलेक्ट्रिकली आप जानते हैं, दो मेटल के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें जो उसके बीच का मीडियम को ब्रेक डाउन कर दे तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल के आगे बढ़ जाते हैं, तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन वहाँ भी निकल सकते हैं। इसलिए मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने का 3 मेथड होता है, ऑप्टिकली, थर्मली और इलेक्ट्रिकली। ऑप्टिकली जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो हीटिंग से निकलेंगे उसको हम थर्मियॉन्स कहते हैं, और इलेक्ट्रिकली तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, थर्मियॉन्स। तो हीटिंग से जो आते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मियॉन्स। थर्मियॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिनेटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस ड्यू टू हीटिंग। ठीक है, थर्मियॉन्स है। उसमें कुछ इस इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं होता, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बस नाम का फर्क है, ओरिजिन का फर्क है। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आएंगे। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन और थर्मियॉन में यही एक मेन फर्क है। आपको याद होगा कि आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से फोटोन गिरते थे तो इलेक्ट्रॉन यहां कुछ वेलोसिटी से बाहर आते थे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की विशेषता है कि वो दे में इमेनेट फ्रॉम द मेटल सरफेस विथ सर्टेन वेलोसिटी, बट थर्मियॉन्स में नहीं होता। वंस यू हीट ए सरफेस, इसका टेम्परेचर रेज कीजिए, द इलेक्ट्रॉन्स चाहे जितना तेज करिए, जितना एनर्जी दीजिए, द इलेक्ट्रॉन जस्ट कम्स आउट ऑफ द सरफेस without any energy, and then you need to accelerate them if you want to give them velocity. So we want, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, हीटिंग से थर्मियॉन्स निकलेंगे, उनका स्पीड 0 होगा, 0 होता है थर्मियॉन्स का। तो अब आपको क्या करना होगा, उनको स्पीड देना है, जाके वो एक यहाँ पर रखे हुए
मेटल टारगेट, मेटल का बना हुआ एक ऐसा ब्लॉक रहेगा जिस पर जाकर टकराना है लोगों को। तो टकराने के लिए स्पीड चाहिए, तो इनको स्पीड देने के लिए हमको फील्ड लगाना होगा, जिससे फील्ड फोर्स लगाएगा, इनमें वेलोसिटी जनरेट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में फील्ड लगाने के लिए फील्ड हम चाहें कैसे लगे, इधर लगे, नहीं, ताकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो फील्ड को उल्टा लगता है, तो इसको हाई पोटेंशियल पर, इसको लो पोटेंशियल पर हम जोड़ देंगे, तो सेल टाइप लगा देंगे, जिससे काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा सप्लाई लगा देंगे इस तरह से। तो भी हाई पोटेंशियल पे लो पोटेंशियल पे हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन गया, इलेक्ट्रॉन फोर्स ऐसा लगना चालू होगा, इलेक्ट्रॉन चलना चालू करेंगे। अगर मान लें हमने वीटी लगाया, ट्यूब नाम रहेगा इसका, पोटेंशियल अक्रॉस द ट्यूब लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आके इस पर टकराएंगे, और इस दौरान जो टकराएंगे तो बीच में अगर ये गैस है, कुछ है, तो ये इलेक्ट्रॉन उनसे भी टकराना चालू कर देंगे। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे को ऐसा एक ट्यूब बंद कर देंगे, ऐसा क्लोज कर देंगे, इवैक्यूएटेड, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, इवैक्यूएटेड कर देंगे इसको, ताकि इसमें वैक्यूम हो, इलेक्ट्रॉन आसानी से चल पाए, बिना अपना एनर्जी को लॉस किए हुए जाके टारगेट से टकराएं। ठीक है, तो अगर वीटी पोटेंशियल लगाएंगे तो कितनी एनर्जी से टकराएंगे और क्यू डेल्टा वी यानी ई वीटी से। चलिए ऐसा अरेंजमेंट करने वाले हैं। जब यह टकराएंगे तो यहाँ से लाइट फोटॉन्स यहाँ से बाहर आएंगे, और उसमें जो 1 एंगस्ट्रॉम के रेंज का होगा उसको हम लोग एक्स रेज कहेंगे। सब एक्सरे ही नहीं आएगा, मेजर जो स्पेक्ट्रम होगा वो एक्सरे का होता है, बट जो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा उसी को हम एक्सरे कहेंगे। ठीक है, इस सेल को हम वीएफ कह लेते हैं। वीएफ का मतलब होगा फिलामेंट, जो अपना है ये जो कॉइल है, फिलामेंट को गर्म करने वाली पोटेंशियल होगा, इसको बोलेंगे वीएफ को बोलेंगे फिलामेंट वोल्टेज, और वीटी को बोलेंगे इस ट्यूब जो इवैक्यूएटेड ट्यूब हुई, इस ट्यूब के क्रॉस का वोल्टेज। इस अरेंजमेंट को कहा जाता है कुलीज ट्यूब। ये कुलीज नाम के साइंटिस्ट ने ये एपरेटस बनाया जिससे एक्सरे हम पैदा कर सकते हैं, इसलिए इस एपरेटस का नाम है कुलीज ट्यूब। तो वीटी इज ट्यूब वोल्टेज एंड वीएफ इज, वीटी हो गया ट्यूब वोल्टेज एंड वीएफ इज फिलामेंट वोल्टेज। ठीक है, इसको हम लोग सी कह रहे हैं, सी का मतलब होगा, सी को हम बोलेंगे कैथोड, इसको टी कह रहे हैं, टी विल बी नेम एज टारगेट, जिसपे इलेक्ट्रॉन को टकराना है। ये कुछ नाम है। अब जब इन्होंने ये एपरेटस बनाया और एक्सपेरिमेंट किया, और अन्य जो यहाँ से लाइट निकल रही थी एक्सरे, उस निकलने वाले एक्सरे को, उनके इंटेंसिटी को प्लॉट किया एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, बिकॉज अलग अलग वेवलेंथ का निकल रहा था एक्सरे, तो किस वेवलेंथ से कितना निकल रहा है इसका एक प्लॉटिंग किया गया। तो प्लॉट किया गया एक्सपेरिमेंटली, कुछ ग्राफ, इस तरह ग्राफ मिला, इस तरह ग्राफ मिला। ठीक है, ऐसे ये एक यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिला, और फिर एक ऐसे मैक्सिमम है, और बीच में कहीं कहीं ऐसे निकले हुए बम्प टाइप ग्राफ बने हुए हैं। इस तरह ग्राफ मिला एक्सपेरिमेंटली। तो ये पहले ये ऐसा खोजो जो पहले एक्सपेरिमेंट से पता चला, फिर एक्सपेरिमेंट से ग्राफ बने। अब हमको थ्योरी बनानी है, जो इस ग्राफ ऐसा क्यों आया, इस ग्राफ में क्या बदलने से क्या बदलेगा, इसका थ्योरी बनाना होगा, और थ्योरी से एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था कि पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो क्यों इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, कितने एनर्जी के आ रहे हैं, है ना, कैसे उनको रोका जा रहा है। तो
स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मतलब है, इसके लिए थ्योरी बनाई गई। इस तरीके से हम अब थ्योरी बनाने जा रहे हैं जो एक्सप्लेन करेगी ये ग्राफ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी स्किल डेवलप करने जा रहे हैं। ओके, तो थ्योरी का जो फर्स्ट पार्ट था वो था कि 2 टाइप्स ऑफ एक्सरेज है, 2 टाइप्स ऑफ एक्सरेज। पहला है कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज, जो इस ग्राफ को समझाना था। तो समझाने की जो थ्योरी बनाई गई उसको 2 हिस्से में किया गया कि एक्चुअली जो इसमें से एक्सरेज निकल रही है वो 2 टाइप की होती है, एक तो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। 2 तरह की एक्सरे होती है। मैं ये डायग्राम में बताता हूँ, आप लोग बना लिए होंगे, नहीं बनाया तो यहाँ पहले पॉज करके बना लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना, क्योंकि ये डायग्राम मुझे याद है, मैं इस डायग्राम से ही रेफरेंस लेके बोला करूँगा, तो अपना नोट्स में डायग्राम से मिलाते रहिएगा। ठीक है, मैं आपको ये बातें समझाता हूँ। तो लेट अस डेवलप थ्योरी। उन्होंने कहा पहले तो 2 भाग में है, कॉन्टिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला उन्होंने कहा कि कॉन्टिन्यूअस एक्सरे क्या है। कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज क्या है? तो थ्योरी डेवलप वालों ने कहा कि देखिए, जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट मटेरियल जो अपना मेटल है उससे जब टकराता है, तो उस टकराने से, उस टक्कर से ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का लॉस होता है, बिकॉज जो मेटल है, टारगेट भी तो एक मेटल है, तो उस मेटल में ऑलरेडी हाई नंबर ऑफ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर हमारा इलेक्ट्रॉन जाके उस मेटल में टकराने का मतलब उसमें ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, उसमें जाकर टकराएगा तो रिपल्सन होगा और कोलिजन हो, रिटार्डेशन होगा। एक्चुअली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच से जाएगा तो उस पर लगातार रिपल्सन फोर्स लगेगा और रिटार्ड करेगा, है ना। एक तरीके से रिटार्डेशन को हम यहाँ कोलिजन भी कह सकते हैं, बिकॉज ये बहुत झटके में होगा। और हमारे फिजिक्स में कोलिजन का मतलब होता है कि if forces act for a very short duration, then such a phenomenon known as collision, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि वो जाकर उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से कोलाइड करता है। अब उन्होंने कहा कि जब ये कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन अपना रिटार्ड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर कहीं भी कोई चार्ज डी एक्सेलरेट होता है चाहे एक्सेलरेट होता है, मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज होता है, इट रेडिएट्स एनर्जी। सो पहली थ्योरी कही गई कि कॉन्टिन्यूअस एक्सरे ऐसे डेवलप होती हैं कि जाके इलेक्ट्रॉन से हमारा टकराता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, उस कोलिजन की वजह से, उस फोर्स लगने की वजह से उसकी एनर्जी लगातार लॉस होती है, रिटार्डेशन से भी एनर्जी का लॉस होता है, और जो एनर्जी लॉस होती है वो लाइट और हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जो अपना टारगेट मेटल था उसे टकराता है तो गर्म हो जाता है। ये सत्य है, ये तो एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया है। तो जो एनर्जी लेके अपना इलेक्ट्रॉन जाता है वो एनर्जी कुछ तो वहाँ से लाइट लोड निकल आती है और कुछ क्या ज़्यादा ही कुछ मेटल की एनर्जी में लॉस हो जाता है। समझ रहे बात? तो ये नाम कॉन्टिन्यूअस क्यों रखा इन्होंने? कहा कि देखिए ये जो ग्राफ है इसको 2 हिस्से में बांटिए। एक तो ग्राफ ये पहले, ये बीच का जो ऐसे से कहीं कहीं निकला उसको हटाइए, क्योंकि इसमें 2 ग्राफ है और दोनों का जो सुपरपोज ग्राफ वो रिजल्टेंट ग्राफ जो एक्सपेरिमेंट में मिला है। पहले कॉन्टिन्यूअस एक्सरे की बात की कि ये कॉन्टिन्यूअस एक्सरे है। कॉन्टिन्यूअस इन द सेंस क्यों कॉन्टिन्यूअस नाम रखा गया ये समझना है। देखिए हम लोग अब इसके पहले बोहर मॉडल पढ़े हैं, वहाँ जानते हैं कि जब फोटॉन्स जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, फिर वहाँ से डी एक्साइट होकर जब नीचे आते हैं तो लाइट फोटॉन्स निकालते हैं।
यहाँ भी लाइट फोटॉन्स निकल रहे हैं। लेकिन क्या है, वहाँ क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई हाइड्रोजन एटम की गैस है और सभी को एनर्जी ऐसा मिला कि सारे एटम चले गए 4 में, n=4 में चले गए। तो जब 4 से 1 तक आएंगे, बहुत सारे एटम्स हैं, गैस है, तो कुल मिला के 6 तरीके का वेवलेंथ ही मिलेगा। 4 से 1 तक आने में मैक्सिमम आपको, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करके, मैक्सिमम 6 तरीके का ही वेवलेंथ मिलेगा। तो बालक, अगर हम सच में हाइड्रोजन गैस में ये लाइट गिरा के उसमें से जो फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं, उनको अगर हम इस ग्राफ पे प्लॉट कर दें आई और लेमडा का, तो मुझे लगता है मुझे ग्राफ ऐसे बनाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ, ऐसा बस ये ग्राफ हो जाएगा। ये आई हो गया और ये लेमडा हो गया। आप इसको मिला नहीं सकते हो, ये अलग अलग वेवलेंथ हो गए और इस इतने वेवलेंथ के इतने फोटोन, इसके इतने फोटोन, ऐसा कुछ 6 पॉइंट मिल जाएगा। आप इस ग्राफ को ऐसा ज्वाइन वाइन नहीं कर सकते। ज्वाइन हम ये ग्राफ बनाने का ढंग है। ज्वाइन आप ग्राफ को ये से नहीं कर सकते, डिस्क्रीट है। बिकॉज आप अगर आप ऐसा ज्वाइन करते हो तो आप ये कहते हो ये लैम्डा मिलेगा, फिर ये मिलेगा और ये मिलेगा, बीच वाला भी मिलेगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये हुआ। बट आप जानते हैं कि बोहर मॉडल में वो 6 के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। तो इसमें आपके ग्राफ में डॉट डॉट 6 डॉट्स बन जाएंगे। लेकिन आप अगर कॉन्टिन्यूस बनाते हो तो ऐसा नहीं करना होता है। जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया आपने मान लैब में, और V और I का ग्राफ बनाया, V और I का ग्राफ बनाया, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया। वहाँ भी आप कुछ पॉइंट से मिलता, आपने 3 ही वो लिए, 3 ही आपने रीडिंग लिया। I बहा के V नापा आपने, एमीटर से I नापा और वोल्टमीटर से V नापा, उसमें सिर्फ 3 रीडिंग लिया, तो आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स मिलेंगे ऐसा। बट वहां पे आप सिर्फ 3 लाइन ऐसे ग्राफ नहीं छोड़ते हैं, आप उस लाइन उसको एक लाइन से मिला देते हैं। मिला के क्या कहना चाहते हैं आप? एक बार आपने मिला दिया तो आप ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई, मैंने तो सिर्फ 3 ही इसके वो लिए रीडिंग्स लिए, बट मैं ये भी दावा करता हूं कि इन तीनों के अलावा हर एक आई के लिए एक भी जरूर होगा। नहीं, अब हमने भले 3 आई नापे हैं और 3 वी नापे हैं, बट मेरा दावा ये है कि आप किसी और भी आई नापते, इसके अलावा भी कोई आई नापते तो आपको भी मिलता। तो वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ हो गया। भले हम लोगों ने पॉइंट पाया बट उसको कॉन्टिन्यूस मिलाते हैं। बट बोहर मॉडल में आप 2 से 1 और 3 से 1 मिलने के बीच में एक 3 से 2 होगा। अब 3 के अलावा आप कोई और वेवलेंथ नहीं पा सकते, इसलिए आप वहां पर लाइन को नहीं मिलाएंगे। बट यहाँ पे लाइन को मिलाया गया। यहाँ भी बालक जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा ये वाला, उनको भी पॉइंट्स से कई पॉइंट्स मिले होंगे, बट इंटेंशनली दे ड्रू द ग्राफ, कॉन्टिन्यूस ग्राफ उन्होंने जानबूझ के बनाया। और उन्होंने कहा कि हम ये दावा करते हैं कि भले हमने कुछ कुछ बना ग्राफ तो बना दिया है, बट इससे कम वेवलेंथ नहीं मिलेगा और इसके बाद हर तरीका का वेवलेंथ वहां पर मिलेगा अभी, और इसको कॉन्टिन्यूस कहा गया। तो बात आता कि ऐसा क्यों कहे आप? बोहर मॉडल में तो ऐसा नहीं कहते। आप किस बात पे ऐसा दावा कर रहे हैं कि नहीं वो ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूस ही मिलेगा? इसका वजह तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ कोई लेवल का क्वांटाइजेशन और डी एक्साइटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई चीज चल रहा है, लगातार टकरा रहा है और टकराने से एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये वाला समझा कि यहाँ पे सबसे मिनिमम क्यों है। तो कहा उन्होंने कि देखिए, ऐसा हो कि जो हमारा जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जा रहा है और टारगेट पे टकरा रहा है, वो पहली ही टक्कर में अपनी सारी की सारी एनर्जी लूज कर ले और पूरा एनर्जी लाइट फोटोन में बाहर आ जाए, तो उससे बड़ा एनर्जी का लॉस नहीं होगा। फिर से बात क्या कहा जाए कि सपोज दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन loses its 100% energy in first collision and whole of that energy is converted into X-ray photon. Then since we cannot have energy more than that electron
and all the energy of electron has been converted into photon energy, so we cannot have a photon more energetic than that photon. And since this is the maximum possible energy, so we'll have a corresponding minimum possible wavelength hc by lambda. So पहले तो ये कहा गया। अब बालक जो आप ट्यूब अपना कॉपी में देखो तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकला 0 स्पीड से और VT वोल्ट लगा तो EVT से जाके टकरा गया, तो उसको टकराने से पहले एनर्जी कितनी हो गई? EVT हो गई। टकराने से पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी? EVT हो गई। अब EVT से जाके टकराता है और सारी एनर्जी किस में बदल जाती है? hc बाई लेमडा में। एक्चुअली मैं ऐसे लिखूं जरा सा कि एनर्जी लॉस्ट कोई भी एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट, ये निकलेगा पहले और वही को हम hc बाई लेमडा ले दिया करेंगे। सो मैक्सिमम एनर्जी लॉस क्या होगा? वही EVT पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। तो उस समय जो लेमडा मिलेगा उसको हम मिनिमम कह लें, उससे बड़ी एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो उससे छोटा वेवलेंथ नहीं होगा। इसलिए इस लेमडा मिनिमम इक्वल कितना हो गया? hc अपॉन EVT। कहीं कहीं इसको लेमडा c भी लिखा जाएगा, ये लेमडा c भी कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं इसको कट ऑफ वेवलेंथ भी लिखे रहेगा, कहीं कहीं कट ऑफ वेवलेंथ भी कहा जाता है इसको, लेमडा c। तो इस चैप्टर का एक फॉर्मूला तो यही बन गया, 2 ही फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में, एक ये है और एक मोजले लॉ आने वाला है। तो बालक ये हो गया, लेमडा मिनिमम निकाले hc अपॉन EVT, सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाए। अब एज ए साइंस का स्टूडेंट आपको ये ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि ऐसे कैसे होगा भाई, पूरा एनर्जी आता है और अगर उस मेटल के अंदर थोड़ा भी चले गया, उस मेटल बॉडी के अंदर थोड़ा भी अगर चले गया तो कुछ एनर्जी का लॉस होना ही होना है, कुछ हीट में जाना ही जाना है। तो ऐसे कैसे हो कि आया और सारा का सारा एनर्जी लॉस हो गया और लाइट में बदल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर आप ऑब्जेक्ट करोगे तो समझाने वाले उन्होंने ऐसा समझाया कि ग्राफ भी तो यही बोल रहा है, कह रहा है कि इतना वेवलेंथ वाले जो एक्सरे फोटोन है उनकी इंटेंसिटी 0 है, I 0 है। इसका मतलब क्या होगा? थ्योरेटिकली ये कहा जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि उस इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, एक्सरे में कुछ न कुछ लॉस होते हैं, सारा का सारा एनर्जी कन्वर्ट करने वाले I 0 है, मतलब उस तरह के शायद फोटोन नहीं पाए जाते। यानी जो लॉस्ट एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा जरूर हीट में जाता है, कुछ ही लाइट में आता है। ये बात सही है, फिर तो परफेक्ट समझाया लोगों ने। तो चलो लेमडा c तो समझा दिया, अब आगे समझा रहे हैं कि ये इससे छोटा वेवलेंथ नहीं होगा, इससे बड़ा हर वेवलेंथ पॉसिबल होगा। और कॉन्टिन्यूअस कहने के पीछे क्या पर्पज उनको बताया कि सिंस द लॉस्ट एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू लाइट, सो वी डोंट नो हाउ मच एनर्जी विल बी लॉस्ट इन नेक्स्ट कोलिजन। पता नहीं कैसे किसी ऑब्लिक कोलिजन हुआ, कभी टेढ़ा हुआ, कभी कैसे मारा। जो मेटल है, मेटल टारगेट है, वो खाली तो नहीं पड़ा है, भर के पड़ा है। और आपको शायद ये जानना चाहिए कि जो ये टारगेट मेटल है वो हाई, उसका जो टारगेट मेटल होता है, टारगेट मेटल की प्रॉपर्टी के लिए कहा जाता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाईली कंडक्टिंग। मेटल टारगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो हाई जेड बहुत हाई होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हाई जेड होगा तो ज़्यादा एनर्जेटिक वेव्स आएंगी और एक्सरे का रेंज में ज़्यादा वेव्स पाई जाएंगी। और जानते हैं ना, बोर मॉडल में R/Z², एनर्जी में Z² होता है। तो हमको तो चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 4000 गुना स्ट्रॉन्ग विजिबल से 5000 गुना स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए जेड ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा एनर्जी के फोटॉन्स बाहर आए। तो हाई जेड होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और मेटल टारगेट से टकराते हैं। अभी बात हुआ कि उसकी जो लॉस्ट एनर्जी होती है, इट गोज इनटू लाइट एंड हीट। सो इफ यू कीप ऑन हीटिंग द टारगेट विथ highly energetic electrons, a lot of heat will be produced and the target metal may melt, so it should have high melting point and highly conducting also। एक तो पहले तो सर्किट को पूरा होना याद हो, इलेक्ट्रॉन जाके एब्जॉर्ब होना, फिर घूम के सर्किट में वापस आना है। हाईली कंडक्टिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट ऑल्सो, because if it is highly conducting in heat, then the heat produced inside the metal will be transferred, will can be withdrawn by some passing some coolants। कूलेंट्स पास करते हैं ताकि वो जल्द, अगर हाईली कंडक्टिंग है तो जल्दी से उसको ठंडा किया जा सकता है, बिकॉज जो हीट कहीं बनी है तो उसको जल्दी से हम विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए तीनों इसका प्रॉपर्टी होता है। सो बालक, अब ये बात समझ आई, ये कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब? कॉन्टिन्यूटी जानबूझ के कही जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इससे कम वेवलेंथ तो नहीं मिलेगा, बट इससे अधिक वेवलेंथ सब मिल सकता है, बिकॉज वेराइटी ऑफ लॉस ऑफ, कहीं 5%, कहीं 2%, कहीं 50%, हर तरीके का लॉस होगा। और लॉस का ही हिस्सा बाहर आना है। जब तो हर तरीके का लॉस होगा तो हर तरीके का फोटोन भी होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पेनिट्रेट करते चले जाएगा मेटल का, उसका एनर्जी लॉस होते चले जाएगा और स्लो होते चले जाएगा। तो स्लो होते चले जाएगा मतलब क्या होगा? उसकी एनर्जी कम होते चले जाएगा मतलब क्या होगा? एनर्जी कम हो रहा, उसी का छोटा हिस्सा लाइट बन रहा है, तो कम एनर्जी का कम हिस्सा लाइट बन रहा है, तो निकलने वाली लाइट का एनर्जी क्या हो? कम होते चले जाएगा। लाइट कम होता चला तो वेवलेंथ बढ़ते चले जाएगा। तो एक मिनिमम से लेके इन्फिनाइट तक हर तरीके के वेवलेंथ पाया जाएगा। और ये कॉन्टिन्यूस बनाया गया है। ऐसा कॉन्टिन्यूस हम इंटेंशनली बना रहे हैं, ध्यान रहे। अब कहता कि ये मैक्सिमा क्यों बनाया हो भाई? मैक्सिमा ऐसा क्यों बनाया? तो उन्होंने समझा कि मैक्सिमा हम लोग नहीं बनाए हैं, मैक्सिमा तो आया है, ये कोई पर्टिकुलर लेमडा होगा जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। मतलब कहने का मतलब उसमें ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, वो तो उस मेटल की प्रॉपर्टी है और आने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी के फंक्शन में है। जो टकराएगा तो कितना वेवलेंथ का कितना फोटॉन आएगा, ये तो देखने की बात है। तो ये ग्राफ ये कह रहा है कि इस लेमडा करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा फोटॉन आए हैं। तो भले समझाने वाले उनको एक सजेशन देगा कि भाई अपना मशीन ऐसा बनाओ, अपनी ट्यूब ऐसी बनाओ कि यहीं पर क्या पड़े? 1 एंगस्ट्रॉम पड़े। क्यों बालक? यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम पड़े तो क्या फायदा होगा? इस पूरे इंटेंसिटी का मेजॉरिटी हिस्सा का वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यानी जो लाइट निकलेगी उसमें से मेजर क्या होगा? एक्सरे होगी, है कि नहीं? इसलिए ये तो ट्यूब के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अगर हम थोड़ा वोल्टेज को बढ़ा दें तो ग्राफ थोड़ा लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाओगे तो लेमडा मिनिमम कम हो जाता है। ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो वी विल सजेस्ट द मैन्युफैक्चरर्स कि भाई आपको VT ऐसा रखना है कि ग्राफ थोड़ा एडजस्ट होके इसका जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पड़े? 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास पड़े, सो दैट the majority of the spectrum coming out of the tube falls in the range of X-rays। ठीक है, this is how they have explained the existence of continuous X-rays। उसमें जानने वाली बात इतनी सी है। अब दूसरा आता है करेक्टरिस्टिक एक्सरे। करेक्टरिस्टिक एक्सरे का तो वो क्या भाई, वो कहाँ से आ गया? तो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तक तो कॉन्टिन्यूस में कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जो पूरे मेटल टारगेट को हीट करते हैं और कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस होती है, उसी का एक हिस्सा एक्सरे बनता है। लेकिन ऐसा भी तो होगा कि जो इलेक्ट्रॉन गए और किसी टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन को नॉक कर दिए, नॉकिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम था बालक, कि हाइड्रोजन एटम में क्या था कि अगर n = 1 में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी -13.6 थी। तो अगर उसको एक प्रोटॉन दे थे -13.6 से ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ देता था, आयनाइज हो जाता था।
लेकिन उसमें आने वाला चीज क्या था, फोटोन था, मासलेस पार्टिकल था, याद करना है कि नहीं। तो वहां पर जैसे एब्जॉर्ब हो जाता था वो एक्साइट हो जाता था। लेकिन अभी यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है और इलेक्ट्रॉन को मारेगा, तो ऐसे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं, नॉकिंग, खटखटाना, नॉकिंग बॉडीज करते हैं। तो दूसरा हम लोग करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें क्या बात कही जा रही है, नॉकिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नॉकिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इसको समझाने के लिए हम दूसरा एक डायग्राम बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। मान लीजिए बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, मैं इधर बना लेता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ मैं। देखिए हमने ये एनर्जी लेवल्स बनाया है, ये आप भी मेरे साथ बनाइएगा, इसका जरूरत है। एनर्जी लेवल्स कुछ हमने बनाया, वही 1 2 K L M N O ऐसा ना। अब देखिए ये हाइड्रोजन एटम का नहीं, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, प्लेटिनम, ये जो टारगेट मेटल होते हैं, बात हो ना, हाई जेड होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, मेटल होने चाहिए। तो मेजर टंगस्टन प्लेटिनम के बनते हैं, मॉलिब्डेनम का भी बनता है। तो अब उस तरह का मटेरियल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एंटिटी नहीं है वो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अब जैसे के सेल है, तो के सेल में वहां कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 होंगे एंड सो ऑन, आगे तो बड़ी बातें हैं। इसमें बोहर मॉडल नहीं लगेगा, बोहर मॉडल से नहीं सोच रहे हम लोग, जैसे हम लोग एक डायग्राम समझने के लिए बनाए हैं नाम के लिए, अदरवाइज बोहर मॉडल कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम। सो मान लीजिए के सेल का 2 इलेक्ट्रॉन है, अब जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आया और टकराया किसी के सेल के इलेक्ट्रॉन से, टक्कर मारा, तो टक्कर मारा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन नॉक हो गए, एक्साइट नहीं। एक्साइटेशन और नॉकिंग में बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान रखना है। एक्साइटेशन नॉकिंग बहुत फर्क है। एक्साइटेशन में क्या होता था कि ये ऊपर चले जाता था, यहाँ पे क्या ऊपर में कोई जगह नहीं, सब और सारे ऑर्बिट्स क्या है, फील्ड है। तो आप जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन आके इसको नॉक करे। नॉक मतलब जैसे एक बॉल रखी हो और दूसरा बॉल उस पर मार दीजिए, तो रखी वो भी वहां से उड़ जाएगी और जो मारी वो भी कहीं से दूसरी तरफ छिटक जाएगी। इस तरह से नॉकिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से नॉक कर दिया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और एक यहाँ पे नॉक हो गया। हमने यहाँ वैलेंस खाली दिखा दिया जगह, ये डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, उड़ के हट के कहाँ गया, फ्री हो गया, वो लैटिस में चले गया, ब्लॉक के अंदर मूव करने लगा, किसी ऑर्बिट में नहीं गया। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ गई, जगह खाली पड़ गई। अब जब के सेल में एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ गया आपका, तो क्या हो सकता है, अब इसको लेकिन ऊपर तो सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए, हाई एनर्जेटिक ऊपर भरा हुआ और नीचे का के सेल खाली हो गया। तो आपके केमिस्ट्री के हिसाब से पहले नीचे का सेल भरना चाहिए, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है आके इस ऑर्बिट में भरना चालू हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो सकता है कि एक ये इलेक्ट्रॉन नीचे चले आए, ये हमने इलेक्ट्रॉन ही बनाया, लाइन बनाया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, नीचे को भर देगा, तो ये 2 से 1 आ सकता है, ऑर्बिट को भर सकता है, या 3 से 1 आ सकता है, चाहे ऐसा कोई भी हो सकता है ना। इसमें से कोई भी एक लाइन आपको ऐसा मिल सकती है कि सब मिलेगी, एक मिलेगी कि सब मिलेगी, एक मिलेगी, एक ही भरना है ना, सारी लाइन्स नहीं मिलेगी बालक। इसको भरने के लिए कोई जरूरी नहीं कि 2 वाला ही आके 1 भरे, 4 वाला भी आके 1 भर सकता है। 3 में से किस लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आपको मिल सकती है। 3 में से किस की लाइन में से कोई एक लाइन आप
इसलिए इन लाइंस का नाम है के सीरीज। के सीरीज अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेम्डा, ऐसे ऐसे नाम पड़ता है। यानी जैसे के अल्फा लाइन का मतलब क्या हुआ, 2 से 1 आने वाली लाइन, समझे बात? कह दिया के गामा लाइन मतलब देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6, गामा मतलब 4 से 1 आने वाली लाइन। ये नाम हम लोग को एग्जाम में नाम से पूछेगा, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ के बीटा लाइन। तो यू मस्ट नो कि बीटा लाइन कहाँ से आई है। तो अल्फा बीटा गामा इसी क्रम में याद रखना है, ठीक है? तो ये हो गया। अब दूसरी बात देखिए, मान लीजिए बालक कि जो इलेक्ट्रॉन है वो के सेल को ही क्यों दुश्मनी है उससे, क्या के सेल से, के सेल को ही क्यों मारेगा? किसी सेल को भी मार सकता है। तो उसने के सेल को ना मार के मान लो एल सेल में मार दिया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, वहां के इलेक्ट्रॉन एक खाली कर, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर दिया उसने एल सेल में। या के अल्फा लाइन मिल जाए, बहुत ध्यान समझेंगे, बाकी फॉर्मूले में कुछ नहीं। एक फॉर्मूला भी बात हुआ था आपसे, वो कट ऑफ वेवलेंथ वाला, और एक और मोजिले फॉर्मूला है, बस पूरा चैप्टर में इतनी ही बात है। बट जो नाम है वो कंफ्यूजिंग है, याद रखना है आपको। क्या कि अब एक्चुअली यहाँ खाली होने वाला, तो ये लाइंस मिलने वाली है बालक, जैसे के मिला वैसे एल मिलेगा, सब ऐसा लाइंस यहाँ मिलेगा। इसको हम लोग एल सीरीज कहने वाले हैं। तो मैं बता रहा था कि एल सीरीज की एक्सरेज कैसे मिल सकती है, तो उसके 2 वजह हो सकते हैं, ऑप्शन में 2 वजह हो सकता है कि वी कैन ऑब्टेन एल सीरीज एक्सरे इफ, पहला क्या, एल शेल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड, एल शेल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड, वहां खाली बन जाए, और वी गेट ए के अल्फा लाइन। इफ वी गेट के अल्फा लाइन मिलेगा, तो यानी 2 से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 में क्या वैकेंसी क्रिएट कर देगा, और 2 में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा तो उसको भरने के लिए ऊपर से लाइन पाना पड़ जाएगा, है कि नहीं? सो एल सीरीज पाने का 2 वजह हो सकता है, आइदर द एल शेल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड और वी गेट ए के अल्फा लाइन, द एल शेल। इसी तरीके से वाला एम सीरीज एन सीरीज सब हो सकता है इसमें। एम सीरीज एन सीरीज, बस इतने बनाते हैं अभी। ये तो पहले सबका पहले अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेम्डा, सब में ऐसा नाम पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसी तरह से एल अल्फा लाइन मतलब 3 से 2, समझे बात? ऐसा। अब वापस आओ, पहले तो थ्योरी बनाई गई कि ऐसे ऐसे भाई ट्रांजिशन होते होंगे, ऐसे लाइंस मिल सकती है। अब उन्होंने कहा कि देखिए जो आपकी एक कॉन्टिन्यूअस लाइन थी पहले, जैसे ही कॉन्टिन्यूअस लाइन, तो ऐसे ऐसे ग्राफ बनाए थे पहले, कभी हम लोग कॉन्टिन्यूअस बना दिए थे। कहा कि मान लीजिए, समझाने वालों ने कहा कि मानिए कि यहाँ पर एक 10 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ है, 10 एंगस्ट्रॉम, और ये यहाँ पे मान लीजिए कुछ यहाँ पे 100 लिखा है मान लो बालक। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 एंगस्ट्रॉम के 100 फोटॉन्स निकल रहे थे कॉन्टिन्यूअस एक्सरे की वजह से ना। 10 एंगस्ट्रॉम के 100 फोटॉन्स निकलते थे पर सेकेंड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। ओके, नाउ सपोज कि हमारे एल अल्फा लाइन, कोई एक लाइन एग्जाम्पल ले रहे, एल अल्फा लाइन का वेवलेंथ निकाला गया, वो 10 एंगस्ट्रॉम आया। भाई E3 माइनस E2 डिफरेंस एसी बाई लेमडा लिख देंगे, तो यहाँ से जो लेमडा निकाले वो सच में 10 एंगस्ट्रॉम ही आया। एज्यूम करो बालक 10 एंगस्ट्रॉम आया, एल अल्फा का लाइन 10 एंगस्ट्रॉम आया, और पूरे जो टारगेट मेटल पे जो टक्कर हुई थी उसकी वजह से कुछ
10 फोटॉन मिले हैं हमको, कौन, एल अल्फा के। एल अल्फा की 10 लाइन मिली। 10 लाइन कहाँ से मिल गई? टारगेट मेटल में सिर्फ एक ही एटम नहीं है ना कि उसमें कोलिजन होगा, तो बल इतना बड़ा ब्लॉक है, हजारों करोड़ों उसमें क्या है, एटम्स है, और इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। तब किसी में से के अल्फा, किसी में के बीटा, किसी में एल अल्फा, किसी में एल गामा, सब मिल रहा है। तो उन पूरे में से एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि एल अल्फा के हमको 10 ही फोटॉन मिले, जिनके वेवलेंथ कितने थे, 10 एंगस्ट्रॉम। तो अब क्या होगा, जो लोग ग्राफ बनाए होंगे उनको 100 तो मिला था किसकी वजह से, कॉन्टिन्यूस की वजह से, और 10 और मिल गया था करेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो इसके ऊपर पॉइंट उनको यहाँ मिला होगा ना, तो उनको बस ऐसा ऐसा पॉइंट मिलता होगा, एक पॉइंट यहाँ मिला होगा, मतलब कई जगह से पॉइंट मिला होगा, बट एक पॉइंट तो इस कर्व के ऊपर चले गया होगा, बिकॉज 100 कॉन्टिन्यूस की वजह से और 10 नॉकिंग वजह से 110 मिले। तो अब उनको ग्राफ, लेकिन ग्राफ को उनको कॉन्टिन्यूड बनाना था, तो क्या कि उन्होंने इसे ग्राफ को यहाँ लाए, उसको ऐसे ऊपर मिला के तब इस पॉइंट को मिलाते हो गए। 110 वाला पॉइंट को उन्होंने मिलाया। समझे बात? ये यहां तक ऊंचाई किसकी थी, कॉन्टिन्यूस की, और इतने कौन मिले, करेक्टरिस्टिक्स। इसलिए पर्टिकुलर एक पॉइंट पर वो, अच्छा ये हर जगह नहीं, ऐसे हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिले एल अल्फा, के अल्फा, एल बीटा, एल के बीटा, कुछ गिने चुने लाइंस मिलेंगी बोहर मॉडल जैसा। इसलिए कहीं कहीं पर जाके ऐसा ऐसा क्या बम मिलेगा, एक ही जगह में कहीं कहीं पर ऐसा ऐसा ऊंचा ऊंचा चीज मिलेगा। तो जो कहीं पर कॉन्टिन्यूटी को तोड़ते हुए कहीं पर ऐसा ऊंचा बना हुआ है, दैट इज ड्यू टू द करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, यानी उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कुछ फोटोन नॉकिंग से भी मिले। तो यही वो चीज ऊंचा बना हुआ चीज बता रहा है कि कहीं कहीं ऐसा ऊंचा भी मिला जो रिजल्टेंट ग्राफ था। और इस तरीके से उन लोगों ने पूरा ग्राफ को समझा दिया कि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस क्यों है, यहाँ लेमडा मिनिमम क्यों है, ऊंचाई से क्या मतलब है, और बीच बीच में ऐसे बम्प्स क्यों बने हुए हैं। एंड दिस इज हाउ दे एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक कॉन्टिन्यूस एंड करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ठीक है, ओके अब इस पे एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करेक्टरिस्टिक्स पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक फॉर्मूला तो आपको मिनिमम वेवलेंस वाला मिल ही गया है, और दूसरा फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा अभी करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, मोजेले नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उससे पहले एक छोटा क्वेश्चन हम चाहते हैं आप एग्जाम्पल करें अपने से, कीजिए। तो क्वेश्चन लिखिए, इफ वेवलेंथ ऑफ K alpha and L alpha lines, wavelength of K alpha and L alpha lines is lambda 1 and lambda 2, is lambda 1 and lambda 2, then find the wavelength of K beta line, then find the wavelength of K beta line. आपको के अल्फा और एल अल्फा का दिया हुआ है, और के बीटा लाइन का बताना है आपको। कर लिया होगा बालक, बहुत सिंपल। कैसे, के अल्फा और एल अल्फा दिया है, देखो के अल्फा और एल अल्फा का जोड़ेंगे तो ये एनर्जी और ये एनर्जी मिलके के बीटा की एनर्जी आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि एच सी बाई लेमडा 1 प्लस
Hc बाई लेमडा 2 इक्वल टू Hc अपान लेमडा। ये बात समझ आई? के अल्फा और एल अल्फा का जोड़ दें तो ये 3 से 1 का सीधा लाइन का एनर्जी निकल जाएगा। तो इस फोटोन की एनर्जी इस फोटोन की एनर्जी जोड़ के इस फोटोन की एनर्जी के बराबर कर दी, बस यहाँ से लेमडा आ गया। है ना, सिंपल। ओके, तो जैसा बात हुआ आपसे कि इसमें हम बोहर्स मॉडल फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम नहीं है। इसको निकालने के लिए मोजले नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया आपको, जिसमें आप किसी भी लाइन का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी, दिस इज कॉल्ड मोजलेस फॉर्मूला। न्यू है क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। A and B are constants depending upon लाइन, कौन सी लाइन है, कांस्टेंट है। Z है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर। ये लॉ दिया मोजले ने। दो फॉर्मूला हो गया, एक तो एसी बाई लेमडा वाला फॉर्मूला, कट ऑफ वैल्यू का फॉर्मूला, और एक मोजले फॉर्मूला। ए भी दिया जाएगा, टारगेट मटेरियल, एटॉमिक नंबर ऑफ कौन? टारगेट मटेरियल। तो टारगेट मटेरियल देंगे तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। इसको जरा सा समझने के लिए एक छोटी सी पढ़ाई और एडिशनल है, वो भी हम लोग देख लें। होता क्या है कि कहा जाता है कि फॉर के अल्फा लाइन, अगर आप सिर्फ के अल्फा लाइन को ध्यान दें तो उसका फोटोन कहां से कहां आने वाला है? 2 से 1 आने वाला है, 2 से 1 आने वाला है। 1 के नीचे तो पूरी ये न्यूक्लियस है सर, न्यूक्लियस है नीचे में, तो उसको ऊपर ऑर्बिट से मानी जाती है। तो कहता है कि अगर के अल्फा लाइन आ रहा है, के अल्फा, आखिर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बोहर मॉडल क्यों नहीं लगता है? अगर एक दो छोटी छोटी बात बताना हो आपको, बहुत बेसिक बात पूछे कोई कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बोहर मॉडल नॉट एप्लीकेबल फॉर atoms having large number of electrons या more than 1 electrons। तो उसका वजह शायद यही होता है वाला कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से जैसे किसी लेवल से किसी लेवल में आ रहे हैं तो जो नीचे के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपल्सन मारते हैं, एक तो ये वजह है। दूसरा वजह ये है कि जब आप एनर्जी लिखोगे तो पहले सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दो ही चीज होता था, 2 चार्ज पार्टिकल की एनर्जी लिख देते थे। अभी क्या उनके तो होंगे ही, इलेक्ट्रॉन का आपस में भी इंटरेक्शन होगा, वो भी एनर्जी लिखना पड़ेगा, प्लस हर न्यूक्लियस का हर इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन लिखना पड़ेगा, वो समस्या है। इसलिए बोहर मॉडल वहाँ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस का नहीं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स का भी लगने लगता है। लेकिन अगर हम बात करें, एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ किया जा रहा है, बात करें फॉर के अल्फा लाइन, तो के अल्फा लाइन के इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आना है, और 1 में 2 इलेक्ट्रॉन था और एक ऑलरेडी नॉक हो चुका है, तो इफेक्टिवली वहां पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को स्फीयर मानते हैं हम लोग, स्फेरिकल मानते, गोला मानते हैं। और जो के सेल मतलब एन कॉमन सेल एस ऑर्बिटल, वो भी स्फेरिकल माना जाता है। सो मान के चलेंगे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन्स है, जेड पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जेड पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स की, और 1 इलेक्ट्रॉन और बचा इसके चारों तरफ।
तो उस इलेक्ट्रॉन को भी उस न्यूक्लियस का हिस्सा मान लें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, Z पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन, Z-1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को इसका हिस्सा मान लें तो अब K सेल समाप्त हो गई आपकी, वो इसमें चली गई। अब जो L के इलेक्ट्रॉन जो अब लाइंस 2 से जब आएंगे 1 में, तो अब उनको कोई और बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने उस एक बचा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का हिस्सा माना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आप लोग, तो वो उसके साथ एडजस्ट हो गया। तो जो L अल्फा लाइन है अब सीधे न्यूक्लियस में जा रहा है, उसको न्यूक्लियस खींच रहा है। तो वहां पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोहर मॉडल जैसा व्यवहार करता हुआ मान के फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो K अल्फा लाइन के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/λ R Z-1 का स्क्वायर। क्यों Z-1 का स्क्वायर, अब Z पॉजिटिव चार्ज नहीं रह गया, एक इलेक्ट्रॉन को भी इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने इतना। और कहां से कहां आएगा, 1 - 1/4, 2 से 1 आना है K अल्फा लाइन। अच्छा, अब हम लोग दोनों साइड में अगर हम C का मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा, C/λ = RC Z-1 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। और C/λ होगा न्यू, क्यों जानते हैं वेम होता है F = V = F λ, C = F × λ, V = F λ। और C/λ इज न्यू फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गया 3RC/4 Z-1 का स्क्वायर, Z-1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर दोनों साइड का रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, रूट न्यू इक्वल टू √3RC/4 Z-1। नहीं, ये मोजले लॉ जैसा हो गया। नहीं देखो, ये दोनों एक जैसा सिमिलर, हम थोड़ा देखने में सिमिलर लग रहे हैं। तो रूट न्यू एक जगह √3RC/4, सारे कांस्टेंट हैं ही, Z- भी Z-1। इसलिए प्रूव होता है कि फॉर K अल्फा लाइन Z B = कितना, 1, B = 1। सभी लाइन के B की वैल्यू 1 नहीं होती। मैंने लिखा था कि B डिपेंड्स अपॉन द लाइन, कौन लाइन आती है तो वो तो देगा। K अल्फा के अलावा और कुछ याद ही नहीं करना है। बाकी अगर उन्होंने पूछा है AB की वैल्यू देंगे, बट K अल्फा लाइन के लिए सभी लोगों को याद रखना है B की वैल्यू आती है 1, ठीक। और A की वैल्यू होगा √3RC/4। तो ये भी बात एक्सटेंशन है, थोड़ा सा जानकारी है कि ऐसा कुछ ठीक ही है। मोजले ने ठीक ही सोचा था, ऐसा ही लॉ कुछ आएगा। अब लाइन बदलेगी तो सब कॉन्स्टेंट भी चेंज होंगे, है ना। बट K अल्फा लाइन के लिए B की वैल्यू हमेशा 1 लेना। तो अब हमारा ये पूरा बात हो गया कॉन्टिन्यूस एक्सेल। कुल मिला के 2 ही फॉर्मूले हमारे पास बने वाला। एक तो लेमडा कट ऑफ वेवलेंथ लेमडा है M का, AC/EVT, और दूसरा मोजले लॉ में K अल्फा के लिए B की वैल्यू 1 लेना है। बाकी कोई फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं है और ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई, ठीक है। इसमें हम लोग और न्यूमेरिकल्स, थोड़ा IT में न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। एक छोटी सी बात और बता दें, हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे का क्या मतलब, थ्योरी छोटी सी है, जान लेना। हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे का मतलब क्या। देखो, हार्ड एक्सरे सॉफ्ट एक्सरे वही जो हम एक्सरे कराते हैं ना, उसी के नाम से है। उससे पहले इन दोनों, ये बात अपने समझ में आ जाएगा खुद से। मेरी दूसरी बात आप सुने, मैं आपसे एक दूसरा बात पूछता हूँ। बताओ कि अगर हम फिलामेंट का वोल्टेज बढ़ाएं, फिलामेंट वोल्टेज, अपना फोटो में देखिए जो कुलीज ट्यूब बना है उसमें देखिए, जो कहेंगे कि अगर फिलामेंट का वोल्टेज बढ़ाएं तो क्या होगा,
और ट्यूब का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा। इन दोनों बातों पे समझना है कि किसका क्या असर होता है। कोई पूछे कि फिलामेंट बढ़ाने से क्या होगा, तो फिलामेंट बढ़ाएंगे तो बस वो कैथोड ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचेंगे टारगेट पर, और उतने ज़्यादा ही एक्सरेज के फोटॉन्स निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फिलामेंट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, यानी इंटेंसिटी बढ़ेगा, एनर्जी नहीं बढ़ेगा। फोटोनों की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। फोटोन की एनर्जी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, ध्यान रखिए। तो फिलामेंट बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, थर्मियॉन्स की संख्या बढ़ेगी, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सरे फोटॉन्स की भी संख्या बढ़ेगी, दैट इज इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्या एक बात, इन दोनों लिखने से पहले एक बात और लिख लें हम लोग, दोनों जान, ये तो कुछ नहीं बात, सिंपल लिखा जाए। ये लिखा जाए इफ वी इंक्रीज VF, intensity of X-ray increases. Intensity of X-ray increases. ठीक, ब्रैकेट में नहीं रहने दीजिए, इनको तो समझते हैं आप लोग। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इंक्रीजेस। अगला लिखिए, इफ वी इंक्रीज VT, इफ इंक्रीज VT मतलब ट्यूब वोल्टेज, इफ इंक्रीज VT, एनर्जी ऑफ थर्मियॉन्स, energy of thermions and hence X-ray photons increases। मैंने फ्रीक्वेंसी h न्यू बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ गया तो ठीक बालक। एक तो ये दो बातें जान गए आप लोग, क्या बढ़ाने से क्या होगा। और हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे क्या मतलब होता है। एक्सरे जब किसी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने का ही एडवांटेज है कि उसको हम लोग कोई आपका बोन्स है या कोई मसल है उसका अगर हम लेते हैं फोटोग्राफी कर पाते हैं उसी की वजह से। जैसे हमको किसी हाथ में करना है, ऐसे हाथ के हड्डी पे डाल रहे हैं हम लोग, ऊपर से फोटोन डाले तो जो एक्सरे का मतलब जहाँ पे सब फोटोन डाले हैं तो लाइट फोटोन आए, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो मसल को पार नहीं कर पा रहे, मसल में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो क्या होगा, मसल में एब्जॉर्ब होंगे तो आपके बोन्स में भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एक्चुअली एक्सरे जो हम लोग करते हैं, जो हम फोटो देखते हैं, इट्स नॉट ए फोटोग्राफ, इट्स ए शैडो है एक्चुअली। जैसे आप इस विजिबल लाइट में हाथ पे से डालते हैं तो काला 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 सा आपका 5 फिंगर्स का शैडो पड़ता है ना, वही एक्सरे डालने से वो शैडो पड़ता है फिल्म पर। एक्चुअली एक्सरे फोटोन फिल्म को जहाँ हिट करते वो काला हो जाता है, और जहाँ हिट नहीं करते वो सफ़ेद रह जाता है। तो ऐसा हार्ड एक्सरे मतलब हार्ड पार्ट, बॉडी के हार्ड पार्ट का एक्सरे करना, जैसे बोन्स का करना है, तो उसमें क्या करते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ा देते हैं। एनर्जी मतलब VT थोड़ा बढ़ा देते हैं। जब VT बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो मसल को पार कर जाएंगे और बोन्स को पार नहीं कर पाएंगे। तो मसल को पार करके क्या करेंगे, उस स्क्रीन को काला कर देंगे, आपकी फिल्म को काला कर देंगे, लेकिन बोन्स जहाँ बोन्स पड़ गई वहाँ के फोटोन बोन्स में रुक गए तो वहाँ सफ़ेद रह गया, तो फिल्म में वो हड्डियाँ सफ़ेद दिखती हैं हमको, है ना। तो इट्स नॉट ए फोटोग्राफी, इट्स ए शैडो। लेकिन अगर मसल को देखना है तो क्या करना होगा आपको, और VT कम करना पड़ेगा। VT कम करने से क्या होगा, मसल में भी फोटॉन्स रुकना चालू हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स हड्डी में भी रुकना चालू हो जाएंगे, बोन्स में भी रुकना चालू हो जाएंगे। तो उस वाले देखेंगे अगर आप उनको उसके फिल्म में देखेंगे तो पूरे बोन्स भी दिखती हैं और मसल्स भी दिखना चालू हो जाती है ना। तो हार्ड एक्सरे सॉफ्ट एक्सरे मतलब यही, हार्ड सॉफ्ट ना हुआ बॉडी ऑर्गन से, कि जो हार्ड चीज़ों का एक्सरे करना है तो
ज़्यादा हाई वीटी, इसके लिए हम क्या करते हैं, हार्ट एक्सरे में हाई वीटी लगाते हैं, वोल्टेज लगाते, हाई वीटी लगाते हैं, इसमें लो वीटी मसल्स में। इस आप कह सकते हैं कि इसमें एक हाई एनर्जी एक्सरे यूज होती है, हाई एनर्जी एक्सरे यहाँ यूज होती है, यहाँ पर लो एनर्जी एक्सरे होती है। ठीक है, इस तरह से हाई और सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे नाम इसी बेसिस पर रखा गया है। तो ठीक है, ये थियोरेटिकल पार्ट्स हो गए हमारे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ इस पर क्वेश्चंस करेंगे जो कुछ आईटी में आए हुए हैं, और कुछ ज़रूरी और क्वेश्चन करेंगे, तब चैप्टर फिनिश माना जाएगा। ठीक है, थैंक यू।